नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF के तहत वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ किया है। AIF कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। ये योजना ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी के माध्यम से फसल कटाई के पश्चात फसल प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के सृजन के लिए मध्यावधि एवं दीर्घावधि ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करती हैं। इन परिसंपत्तियों जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, संग्रह केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयां इत्यादि के कारण कृषक अपनी फसलों को भंडारित करने और उच्च मूल्यों पर बिक्री करने में समर्थ होंगे। इसलिए ये परिसंपत्तियां किसानों को उनकी उपज के लिए उच्च मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगी। इन परिसंपत्तियों के कारण किसान अपनी फसलों के अपव्यय को कम कर सकेंगे और प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन में वृद्धि करने में समर्थ हो सकेंगे। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋणों पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके मुख्य लाभार्थियों में किसान, प्राथमिक कृषि साख समितियां, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, केंद्रीय या राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं आदि शामिल हैं। सूक्ष्म और लघु उद्यम योजना के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 तक होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छठी किस्त जारी की है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसानों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष कुल 6,000 रुपए के नकद लाभ की आय सहायता प्रदान की जाती है। अगली खबर आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा मंत्रालय के फैसले से संबंधित है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हथियारों, प्लेटफॉर्मों और उपकरणों सहित 101 वस्तुओं की एक सूची की घोषणा की है। इस सूची में सम्मिलित मदों के आयात को प्रतिबंधित किया जाएगा। इस प्रतिबंध को वर्ष 2020 से वर्ष 2024 के बीच क्रमवार रूप से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योग को सशस्त्र बलों की अपेक्षित आवश्यकताओं से अवगत कराना है, ताकि उन्हें स्वदेशीकरण के लक्ष्य को साकार करने के लिए तैयार किया जा सके। आपको बता दें कि भारत रक्षा उपकरणों के आयात के मामले में वर्षों से विश्व के शीर्ष 3 आयातक देशों की सूची में शामिल है। आइए अब जानते हैं कि इस कदम से घरेलू उद्योगों को प्राप्त होने वाले लाभ कौन से हैं। इससे घरेलू उद्योगों को आगामी 5 से 7 वर्षों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध प्राप्त होंगे। इससे रक्षा उपकरणों के डिजाइन और विकास क्षमताओं में सुधार होगा। सशस्त्र बलों की ओर से रक्षा उपकरणों की खरीद से रक्षा विनिर्माण उद्योग को समर्थन प्राप्त होगा और समग्र रक्षा विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही अब घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई पहलों को भी जानते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत खरीद बजट को घरेलू और विदेशी पूंजीगत खरीद मार्गों के बीच विभाजित किया गया है। इसके अलावा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के मसौदे में रक्षा खरीद के लिए स्वदेशी सामग्री के अनुपात में बढ़ोतरी की गई है और विशिष्ट प्रकार के हथियारों तथा प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। साथ ही रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति के मसौदे में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि के लिए प्रयास किए गए हैं। अगली खबर कृषि यंत्रीकरण पर आधारित है। कृषि यंत्रीकरण के लिए कई पहलों की शुरुआत की गई है। कृषि यंत्रीकरण कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए प्रमुख चालकों में से एक है। इसके कई लाभ होते हैं, जैसे समय पर कृषि की गुणवत्ता को सुविधाजनक बनाकर भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। ये महंगे आगतों यानी इनपुट्स के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित कर परिचालन लागत को कम करता है। ये कृषि से संबंधित कठोर शारीरिक श्रम को कम करता है और श्रम के अभाव की समस्या का समाधान करता है। भारत में फार्म मशीनीकरण का स्तर लगभग 40 से 45% है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 95%,
ब्राजील के 75% और चीन के 57% की तुलना में बहुत कम है। भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में अत्यधिक मशीनीकरण हुआ है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में मशीनीकरण का स्तर अभी बेहद कम है। भारत में कम मशीनीकरण के कई कारण हैं, जैसे लघु जोतों की संख्या का ज्यादा होना, निरंतर विद्युत आपूर्ति का अभाव, ऋण तक पहुंच का अभाव, बीमा रहित बाजार और जागरूकता का निम्न स्तर। इसी को ध्यान में रखते हुए फार्म मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन। इसका उद्देश्य है लघु और सीमांत किसानों की कृषि यंत्रीकरण तक पहुंच को बढ़ावा देना, कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना करना, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता का सृजन करना आदि। फार्म्स ऐप, फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस ऐप, ये किसानों को उनके क्षेत्रों में स्थित कस्टम हायरिंग सेंटर्स के साथ संबद्ध करने के लिए लॉन्च किया गया बहुभाषी मोबाइल ऐप है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना, इसमें धान के पुआल के प्रभावी प्रबंधन के लिए किसानों और सहकारी समितियों के बीच मशीनरी वितरित करने का प्रावधान किया गया है। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। सूर्य के कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र का पहली बार मापन किया गया है। दरअसल कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जिसमें गर्म और अत्यधिक आयनित प्लाज्मा होता है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य में होने वाली गतिविधियों के कई पहलुओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि 11 वर्षीय सौर चक्र, सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट आदि। अब तक सौर चुंबकीय क्षेत्रों का केवल सूर्य की दीप्तिमान सतह यानी प्रकाश मंडल पर ही मापन किया गया था। सूर्य के संपूर्ण वायुमंडल के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी एकत्र करने के लिए सौर प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया को समझने की आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं ने कोरोनल चुंबकीय क्षेत्र का मापन करने के लिए कोरोनल सिस्मोलॉजी या मैग्नेटोसिस्मोलॉजी नामक तकनीक का प्रयोग किया है। इस पद्धति में चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिसे अल्फ्वेन तरंगों के रूप में जाना जाता है। इन तरंगों को चुंबकीय क्षेत्रों के साथ गति द्वारा अवलोकित किया जाता है। इस प्रकार का अध्ययन पहली बार किया गया है, जिसके अंतर्गत कोरोनल चुंबकीय क्षेत्र का वैश्विक मानचित्र प्राप्त किया गया है। इस अध्ययन से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में सहायता प्राप्त होगी, जैसे कि सूर्य के आंतरिक भाग की तुलना में प्रकाश मंडल के कम गर्म होने के बावजूद वे कौन से कारक हैं जो कोरोना को गर्म करते हैं। जहां सूर्य के कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, वहीं प्रकाश मंडल का तापमान मात्र 5700 डिग्री सेल्सियस है और कोरोना का तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है। सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट की प्रणाली, जैसे सौर ज्वाला और कोरोनल मास इजेक्शंस। अगली खबर भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद को लेकर के है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल वार्ता को लेकर कई वर्षों से विवाद है। भारत ने सिंधु जल संधि से संबंधित मुद्दों पर संस्थागत बैठक आयोजित करने के पाकिस्तान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले भारत ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एक आभासी सम्मेलन यानी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का सुझाव दिया था। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते के अनुसार दोनों देशों के सिंधु आयुक्तों को प्रतिवर्ष कम से कम एक बार भारत और पाकिस्तान में बारी बारी से बैठक करनी चाहिए। वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा, जो कि झेलम नदी पर है, और रतलेज जल विद्युत परियोजना, जो कि चिनाब नदी पर है, इनको लेकर असहमति है। इससे पहले पाकिस्तान ने मध्यस्थता न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के गठन के लिए विश्व बैंक से अनुरोध किया था, जबकि भारत ने इन दो जल विद्युत परियोजनाओं पर विवाद के समाधान के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की थी। इस पर विश्व बैंक ने एक स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि इंडस वैली ट्रीटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आइए अब सिंधु जल संधि से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज के जल को विशेष रूप से भारत को आवंटित किया गया है। पश्चिमी नदियों, जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम के जल को पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। हालांकि भारत को कृषि, नौवहन, घरेलू उपयोग और जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए अप्रतिबंधित अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के कैग के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है। कैग सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों और प्राधिकरणों सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण करता है। संविधान में कैग द्वारा किए जाने वाले लेखा परीक्षण को स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकृति का बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति, पद से हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास करके ही उसे हटाया जा सकता है। कैग का वेतन और व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इन पर सदन में कोई मतदान नहीं होता। कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसी अन्य सरकारी पद पर उसकी नियुक्ति को प्रतिबंधित किया गया है। एनवी स्टैट्स पर्यावरण सांख्यिकी इंडिया 2020 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में पर्यावरण से जुड़े कई प्रमुख निष्कर्ष हैं, जैसे पिछले कुछ वर्षों में 82.6% की वृद्धि के कारण हीट वेव के दिनों की औसत संख्या बढ़कर वर्ष 2019 में 157 हो गई थी। राजस्थान में हीट वेव की संख्या में सर्वाधिक यानी 20 दिन की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2018 में शीतलहर के दिनों की औसत संख्या में 55.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। पार्टिकुलेट मैटर 10 के सांद्रण में देश के मेट्रो शहरों के संदर्भ में दिल्ली उच्चतम था। वर्ष 2018 में गंभीर श्वसन संक्रमण रोग के कारण 3,740 लोगों की मृत्यु हुई थी। ग्रामीण भारत में नलकूप या हैंडपंप पेयजल का प्राथमिक स्रोत रहा, जबकि शहरी क्षेत्रों में पाइप से जलापूर्ति प्राथमिक स्रोत था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM। सरकार ने अधिक से अधिक खरीदारों और विक्रेताओं से GEM में सम्मिलित होने का आह्वान किया है। GEM विभिन्न सरकारी विभागों या संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन परिचालित होता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति में वृद्धि करना है। ये ई-बिडिंग, रिवर्स ई-ऑक्शन और कुल मांग सृजन के साधन प्रदान करता है, ताकि सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनके धन का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो सके। प्रथम रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा इस केंद्र का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लियू में किया गया। इस पहल से इस क्षेत्र में स्थानीय रोजगार का सृजन होगा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार कारीगरों के प्रशिक्षण और इरी रेशम के उत्पादन में सहायता प्रदान करेगी। इरी रेशम पूर्वोत्तर राज्यों का स्थानीय उत्पाद है और इससे निर्मित वस्त्रों को पारंपरिक रूप से स्थानीय आदिवासियों द्वारा धारण किया जाता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का उद्देश्य इस केंद्र को जीरो पर्यटन स्थल के साथ जोड़ना है और इस प्रकार स्थानीय कारीगरों को उनके उत्पादों के लिए एक सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराना है। दिल्ली में पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन। इसे दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 के दौरान न्याय वितरण के एक रचनात्मक समाधान के रूप में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी सफलतापूर्वक ई-लोक अदालतों का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि लोक अदालतों की स्थापना वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के रूप में की गई है। इसके तहत न्यायालयों में लंबित विवादों या वादों या पूर्व मुकदमेबाजी चरण में फंसे मामलों को सौहार्दपूर्ण रीति से निपटाया जाता है या किसी समझौते पर पहुंचा जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।